Hello everyone, my name is Shalini Sharma. Welcome back to my channel Learn With Shalini. So the chapter of the day is chapter 1st of history, class 10, that is Rise of Nationalism in Europe, part 1. Let's start with the chapter. Okay, so before I start with the chapter explanation, let me tell you about the background of Europe. Okay, so before, you can say, mid of the 18th century, or you can say between 17th to 18th century, in European countries, in the you can say in almost all of the countries of the Europe, वहाँ पे क्या था, absolute monarchy kind of government थी. Absolute monarchy means king. Okay, rule of a monarch means king and monarchy means rule of a king. Okay, so हम कह सकते हैं इस टाइम पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज़ में एब्सोल्यूट मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी. ओके तो यानी कि जो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि वो जो किंग है, ही इज़ द गॉड एंड ही कैन टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ हिज ओन. उसके जो डिसीजंस है उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश है, यानी कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. वो चाहे जो लॉ बना सकता है और वो चाहे जैसे कंट्री को रूल कर सकता है, चाहे वो लीगल तरीका हो, चाहे वो इलीगल तरीका हो, चाहे वो एट्रोसिटीज़ करे या लोगों का वेलफेयर करे, वो उसकी चॉइस है. क्लियर है. सो ये जो टाइम पीरियड था ये एब्सोल्यूट मोनार्की का था. तो धीरे धीरे लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग होनी डेवलप हो गई कि मतलब लाइक दे started realizing the importance of having their own government. गवर्नमेंट एक होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों से ही बने. ऐसी फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी अपनी कंट्री को लेके उनका जो कंसर्न है वो शुरू हो गया था. उनको लगा कि नाउ वी कैन नॉट टेक दिस एब्सोल्यूट मोनार्की. मतलब उन्हें लगा कि नहीं, जो एट्रोसिटीज़ जो है, किंग की एट्रोसिटीज़ है वो बढ़ती जा रही है, तो लोगों के साथ में लोगों को इक्वल राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं. तो उन्हें लगा कि हमें ऐसी कोई गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए जिससे ये एब्सोल्यूट मोनार्की जो है, मोनार्क का जो गवर्नमेंट है वो ही उसका रूल ख़त्म हो जाए और लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइज करें. ठीक है. सो ये इसका बैकग्राउंड है. नेशनलिज्म का मतलब ही ये है कि जब लोगों को रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि एब्सोल्यूट मोनार्की, यू नो, एट द प्लेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की वी वांट अ प्रॉपर गवर्नमेंट. ओके, विच यू कैन से थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ऐसी हमें क्या चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोगों से बने और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे. ठीक है. सो ये इसका बैकग्राउंड है. ओके, सो यू कैन सी दिस इन 1848 Frederic Soroyu, a French artist, prepared a print figure 1. Okay, so this is your figure number 1. You can see ये आपका फिगर नंबर 1 है. इसमें आप देख सकते हैं तो एक कोई थिंकर है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने अपने वे में इस, हम कह सकते हैं, इस पिक्चर को प्रिपेयर करने की कोशिश की. उन्होंने ये एक प्रिंट निकाला. उसमें क्या बताया है, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल दैम. यानी कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने एक इमेजिन किया है कि हमारा जो फ्रांस है, हमारा जो कंट्री है, या हमारा जो यूरोप हम कह सकते हैं, ठीक है, जो यूरोप में जो कंट्रीज़ है वहाँ पर ऐसी गवर्नमेंट है, वो जो वर्ल्ड है, यानी कि वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक है. सोशल रिपब्लिक का मतलब क्या है कि, यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द कंट्री इज़, यू कैन से, इलेक्टेड. ओके, इलेक्टेड बाय द पीपल. ना कि ये हो रहा है कि उसकी जो पोस्ट है वो हम कह सकते हैं हेरिडिटरी है, कि एक के, फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट है, उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उसका जो सन होगा वही प्रेसिडेंट बनेगा. तो ये चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं हो और एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो. ठीक है. इट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, a men and the women of all ages and the social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. यानी कि वो ये जो पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो ये डिपिक्ट करना चाह रहा है कि जो भी यूरोप के जो भी, यू कैन से, ऑल द कंट्रीज ऑफ, इन, यू कैन से, पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द यूरोप,
चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, किसी भी क्लास के हो, ठीक है, वो किसी भी एज को, सबका जो एक ही ड्रीम है, यानी कि सब एक अच्छे डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट की क्या करें, ड्रीम करें, ऐसी उनकी डिज़ायर है कि हमारे जो देश है, ठीक है, उसमें ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, तो ये इनका एक तरीके से सिंबल है, ठीक है। दे ऑल आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, वो उसको होमेज यानी कि प्रे कर रहे हैं कि काश ऐसा हो कि हमारे देश में एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो, हमें इस एब्सोल्यूट मोनार्की से आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, ओके। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. Okay, so यानी कि बेसिकली इस पिक्चर का मतलब यही, जो फ्रेंच आर्टिस्ट है वो यही हमको विजुअलाइज करके दिखाना चाहता है कि देखिए सारे जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो सब जो है एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टूवर्ड्स जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्री होना चाहते हैं और एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट की टूवर्ड्स जाना चाहते हैं। उनका ड्रीम है कि उनको फ्रीडम मिले, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग अपनी ओन गवर्नमेंट को फॉर्म करे, ठीक है। सो इस पिक्चर से उसने यही हमको शो करने की कोशिश करी है कि 1848 यानी कि हम कह सकते हैं 18th सेंचुरी में लोगों में ये फीलिंग इनकलकेट हो गई थी कि अब मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग, अपने देश से लव वाली फीलिंग इनकलकेट हो गई थी कि अभी वी वांट टू गेट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की एंड एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। सो ये बेसिकली इसी जो चैप्टर आपका है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किस तरीके से यूरोप जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से चेंज होकर डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट को में उन्होंने किस तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, कैसे वो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट आई, वो जो स्ट्रगल उनका चला। जैसे इंडिया का स्ट्रगल आपको पता ही है कि इंडिया का जो भी स्ट्रगल है, इंडिया कब मुग़ल एम्पायर जो था उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर आया, देन 200 ईयर्स तक ब्रिटिश रूल यहाँ पे चला, बहुत सारे इंडिया में रिवोल्ट्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल चले, तब जाके 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे यूरोप और उसमें जो देश है यूरोपियन यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्री होके एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में एंटर किए, ओके। सो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है और यू कैन से दिस इज द थीम ऑफ योर चैप्टर, ओके। लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज visualized by Soroyu in figure 1. Okay, during the 19th century, nationalism emerged as the force which brought about the sweeping changes in the political and the mental world of the Europe. अब nationalism का मतलब क्या होता है children? The meaning of nationalism means feeling of love or pride for your own country. यानी कि आप nationalism को आप patriotism के साथ में जोड़ सकते हैं और यू कैन से द मीनिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज सेम एज ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देश प्रेम, ओके। सो नेशनलिज्म का मतलब भी यही होता है द फीलिंग of love for your own country, okay. So feeling of love or pride for your own country and a feeling that your country is better than any other, okay. अगर हम कहें कि बताइए कि इंडिया अच्छा या अमेरिका अच्छा, तो हम यूजुअली अगर इंडिया से बिलोंग करते हम क्या बोलते हैं, नहीं, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, ओके। सो ये जो फीलिंग है हमारी कि हम अपने कंट्री को सबसे ज़्यादा बेस्ट मानते हैं कि हमारा कंट्री सबसे अच्छा, तो यही फीलिंग जो होती है अपने देश से जो प्रेम, देश प्रेम जो होता है, ये जो पेट्रियोटिक फीलिंग है, यही क्या है, आपकी नेशनलिज्म है, ओके। सो इसमें भी जो है इस चैप्टर में आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे आई, लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स कैसे इनकलकेट हुई, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। देखो इंडिया में भी बिल्कुल ऐसे हुआ था कि इंडिया अभी तो कंट्री है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश रूल या उससे पहले मुगल रूल या उससे पहले हम गुप्ता एज या मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उस समय इंडिया अभी जिस कंट्री में अभी जो स्टेट्स है वो उस तरीके से नहीं थे, ठीक है। एम्पायर था, इंडिया वॉज नॉट अ कंट्री, इट वॉज अ एम्पायर,
ओके, जब ब्रिटिश के टाइम में वो ब्रिटिश कॉलोनीज में चेंज हो गया था, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे यानी कि ये जो जिस तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद में जब डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट में जब यूरोप ने एंटर किया, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट, एक नेशन बना, एक कंट्री फॉर्म हुई, ओके, इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप, ठीक है। अब आप अगर इंडिया की बात करो तो अलग अलग एम्पायर चल रहे थे यहाँ पे, राजपूत भी यहाँ पे हुए, ठीक है, मुगल्स के टाइम में राजपूत हो गए, फिर कुछ फॉरेन इन्वेडर्स भी थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी, वो लोग भी यहाँ पर आए, ठीक है। फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश रूल में फ्रेंच लोग आए, डच आए, पोर्टुगीज आ गए, फिर ब्रिटेन से ब्रिटिश आ गए, ओके। सो इस तरीके से क्या थी, अलग अलग डायनेस्टीज चल रही थी यहाँ, अलग अलग एम्पायर एस्टेब्लिश था, एक नेशन स्टेट, एक कंट्री उस समय नहीं थी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, यूरोप में जब यानी कि ये जो भी स्ट्रगल चला, ठीक है, टू फ्री यूरोप फ्रॉम द एब्सोल्यूट मोनार्की और यू कैन से द एट्रोसिटीज़ ऑफ मोनार्की, ओके। सो उसका जो रिजल्ट निकला उससे क्या होगा कि एम्पायर जो मल्टी नेशनलिस्टिक डायनेस्टिक एम्पायर्स जो थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए और कंट्री जो है वो नेशन स्टेट यानी कि कंट्री बन गया, एम्पायर से वो कंट्री में चेंज हो गया, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉज फॉलो करते हैं, लोगों को राइट्स देते हैं, लोगों के पास ड्यूटीज़ है, सब कुछ एक गवर्नमेंट के थ्रू, एक गवर्नमेंट के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, ना कि नॉट लाइक दिस कि एक एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया, जो राजा उसने सपोज किसी को कैप्चर बन गया तो वो वहाँ का किंग बन गया, फिर वंस अगेन वो किसी और एम्पायर को अपने अंदर हम कह सकते उसको ओवर पावर कर लेगा, ठीक है। सो ये इस चैप्टर में आपका बताया है, ठीक है। Let's move. Now, the French Revolution एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कहें फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि अभी हम पर्टिकुलरली फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट एज अ होल यूरोप, अभी हम जिस फ्रांस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, ओके। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है कि जब लोगों में जब रेवोल्यूशन आया यानी कि जब लोगों में ये चीज़ की समझ आई कि हमें अब अपने या हमें इंडिया जैसे कि आपको पता है इंडिया में क्या हुआ था, जब 1857 का फर्स्ट टाइम जब रिवॉल्ट हुआ था, जब मंगल पांडे का जो सडन हम कह सकते हैं सडन जो उन्होंने अटैक किया था ब्रिटिशर्स पर, जब उनको व्हेन ही वाज आस्क्ड टू यूज़ दैट रॉयल कार्ट्रिजेस दैट वर मेड अप ऑफ द बीफ ऑफ काउ एंड पिग, ओके। सो उस बात से वो इंसाइट होके क्या हो गया था, उन्होंने एक तरीके से एक ब्लो मिला था, ठीक है, और इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल तब से शुरू हो गया था, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया था यानी कि जब लोगों में ये रियलाइजेशन हो गया था कि अब हमें फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्री करवाना है और हमें अब हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लोगों में क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग इनकलकेट हुई थी, ठीक है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो अभी के लिए हम इसको जनरल टर्म्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789, यानी कि 1789 में जो फ्रेंच में जो यू कैन से फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जो एक चेंज आया था, लोगों में एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जो डेवलप हुई थी, एक एडवांसमेंट हुई थी उनके थॉट में। सो उसी की वजह से क्या है, उसका जो एक एक्सप्रेशन है वो क्या है, नेशनलिज्म, ओके। फ्रांस वाज अ फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, यानी कि पूरी तरीके से ये एब्सोल्यूट मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी फ्रांस में। कब तक, in 1789, okay. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to a body of French citizen, okay. So the political and constitutional changes जो आ गए थे, देखो क्या होता है कि जब एब्सोल्यूट मोनार्की था तो लोग जो थे वो किंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि किंग क्या है, उसकी अनलिमिटेड पावर्स है, वो जो चाहे वो अपने डिसीजन दे सकता है। तो लोगों ने उस बात को लेकर रिवोल्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया और अपने देश को जो है अपने कंट्री को आज़ादी दिलाई। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट से जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो पॉलिटिकल चेंजेस जो आए, उससे क्या हो गया, पावर जो है, ठीक है, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन, यानी कि वो जो कंट्री का जो हम कह सकते हैं जो रूल जो था वो मोनार्की में जो पहले था, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होकर किसके पास आ गया, फ्रेंच सिटीजन के पास, लोगों के पास आ गया, ठीक है।
The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ओके, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में हमें लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी कंट्री है, ठीक है, जो नेशन जो है वो लोगों से बनता है, ठीक है, और वही इस अपनी कंट्री की डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं, अपनी कंट्री को खुद रन करते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक फील है ना, डेमोक्रेसी की हम कह सकते हैं वो फीलिंग इनमें इनकलकेट हो गई कि नहीं, अब हमें एक प्रॉपर अपनी गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पे हम खुद अपने गवर्नमेंट बनाएं, हम खुद अपने लॉज बनाएं और स्मूथ फंक्शनिंग करें, जहाँ पे हम इक्वालिटी को हम कह सकते हैं प्रोपोगेट करें, लोगों को इक्वल राइट्स दें, उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स दें, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं लोगों में नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो इनकलकेट हुई। ओके, नाउ फ्रॉम द बिगनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Okay, revolutionaries क्या होते हैं, जो अपने कंट्री को हम कह सकते हैं वायलेंट बाय हुक और बाय क्रुक हम कह सकते हैं कि जो अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाना चाहते हैं, क्रांतिकारी जिसको हम कहते हैं, जो बेसिकली उनके जो मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो टूल्स होते हैं वो वायलेंट ही होते हैं, चाहे वो फाइट करके, चाहे वो वॉर करके उन्हें अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करना ही है, ठीक है। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखो अभी यहाँ पे बात पर्टिकुलरली फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए कि भाई किस तरीके से हम फ्रांस को फ्रीडम दिलाएंगे, किससे, एब्सोल्यूट मोनार्की से, ठीक है। वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल, कि लोगों में एक कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सबका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, फिक्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्रीडम। ओके, सो उनके आइडेंटिटीज जो थी, यानी कि एक कुछ मेजर्स उन्होंने किए अडॉप्ट कि जिससे ये चीज़ प्रूव होती है कि भाई सबका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फ्रीडम है। ओके, व्हाट आर दोज एफर्ट्स? नाउ द आइडियाज ऑफ ला पेट्रे, द फादरलैंड, एंड द ले सिटियन, द सिटीजन, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. Okay, so fatherland and the citizen, यानी कि इन्होंने बेसिकली अपने जो है अपने गवर्नमेंट के बारे में सोचने की बजाय, मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सोचने की बजाय, इनका क्या आइडिया, इन्होंने किस पे फोकस किया कि फादरलैंड, हमारी जो लैंड है, हमारी जो कंट्री, हम जहाँ पे रहते हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। और सिटीजन, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंच वर्ड, दीज आर योर फ्रेंच वर्ड्स। ओके, सो एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। नोशन मतलब क्या होता है, एक तरीके से नॉर्म, ओके, नोशन, और हम कह सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, दैट वी हैव टू थिंक अबाउट, हमें अपने कंट्री के बारे में सोचना है, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है, और हम यूनाइट होके हम इक्वल राइट्स चाहते हैं, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसके प्रोटेक्शन में हम अपने राइट्स को एंजॉय कर सकें, ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। ओके, सो अब इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने फ्रीडम के टूवर्ड्स बनने की कोशिश करना शुरू किया। तो इन्होंने अपना एक फ्रेंच फ्लैग, अपनी कंट्री का एक फ्लैग जो है, फ्रांस का फ्लैग इन्होंने डिज़ाइन किया, ट्राई कलर का, यानी कि 3 कलर्स का, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। यानी कि जो मोनार्की वालों का जो अपना फ्लैग था, उन्होंने उसको बॉयकॉट किया और अपने कंट्री का, अपने खुद के लोगों का, अपनी चॉइस का उन्होंने एक अपना फ्लैग जो है वो क्रिएट किया कि ओके, दिस इज़ आवर फ्लैग, ये हमारी कंट्री को, ये हमारे लोगों के रूल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उन्होंने जो रॉयल स्टैंडर्ड, यानी कि जो मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट का जो फ्लैग था, उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट किया और अपना खुद का जो फ्लैग है उसको क्रिएट किया, ठीक है। द एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। ओके, एस्टेट जनरल मतलब क्या होता है, वो कम्युनिटी जो कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब इन्होंने अपनी खुद की असेंबली बना ली, अपनी खुद की एक नेशनल असेंबली, एक गवर्नमेंट खुद की फॉर्म करने की कोशिश करी कि हम अपने डिसीजन अब खुद लेंगे, ठीक है। सो द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। ओके, सो जब एक्चुअली फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में उस समय
3 लेवल्स में जो है वो फ्रांस में सोसाइटी जो जो थी वो डिवाइडेड थी, ठीक है। एक तो होती थी काफ़ी रिच क्लास, मिडिल वाले, कुछ मिडिल क्लास लोग, और सबसे थर्ड वाले जो होते थे वो बिल्कुल लोवेस्ट कैटेगरी के होते थे, जिनके पास बिल्कुल कुछ भी फ्रीडम नहीं थी। यानी कि जो हायर क्लास है, यानी कि जो एस्टेट लेवल पे, जो रियल एस्टेट हम कह सकते हैं, तो उनके पास सारे राइट्स थे, और गवर्नमेंट या मोनार्की में पार्टिसिपेट करने का उनके पास ही राइट था, ठीक है। सो इन्होंने यहाँ पे अपनी अपनी जो नेशनल असेंबली उसको क्रिएट किया, जहाँ पे उनके ही मेंबर्स जो थे वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। Now, the fourth measure, a centralized administrative system was put in place. Put in place means establish करना, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना सेंट्रलाइजेशन, और हम क्या सेंट्रलाइज्ड यानी कि लोगों में सारी पावर जो है उसको सेंट्रलाइज करके एक सिस्टम, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अपना इस्टेब्लिश किया था। एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सेम लॉज फॉर ऑल द सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, ओके। सो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है, यानी कि मोनार्की को बॉयकॉट करके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसको सेटअप किया, और लॉज बनाए ऐसे जो सारे सिटीजन के लिए क्या है, इक्वली थे, यानी कि यूनिफॉर्म थे, सेम थे, ओके। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। तो उन्होंने यानी कि अपने खुद के वेट्स और मेजर्स जो हैं, जैसे कि कोई भी वेट्स मेजर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। सो उन्होंने अपने वेट्स और मेजर का सिस्टम जो है वो क्रिएट किया, यानी कि अपना सब चीज़ें अपने, जैसे कि आपको पता है इंडिया में जब एक जो होम रूल मूवमेंट जो आया था, जैसे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो उन्होंने यानी कि क्या कहा था, या फिर हम कह सकते हैं बॉयकॉट ऑफ स्वदेशी गुड्स, ठीक है। तो लोगों ने जब इंडिया में हुआ था कि अब हम इंडियन लोग जो हैं वो ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और होममेड गुड्स को यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ें, यानी कि लोग खुद जो चीज़ें क्रिएट करें वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट मोनार्की को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। रीजनल डायलैक्ट्स वर discouraged, and the French, as it was the spoken and written in Paris, became the common language of the nation, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक फ्रेंच, एक कॉमन हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज को इन्होंने एम्फेसिस दिया कि भाई फ्रेंच जो होगा, हम फ्रेंच में यूजुअली हम लोगों से कह सकते हैं इंटरेक्शन करेंगे, हम लोगों को फ्रेंच में, यानी कि हमारी जो एक जो स्पीकिंग लैंग्वेज जो होगी, या फिर जो हमारी इंटरेक्शन लैंग्वेज जो होगी वो फ्रेंच होगी। तो हम फ्रेंच में ही लोगों को, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो बातें समझ में आए, ठीक है। रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, यानी कि फ्रेंच जो है, ठीक है, उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि अब हम फ्रेंच में लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि जो अलग अलग जो रीजन्स के जो डायलेक्ट्स यानी कि जो लैंग्वेजेस थी, उन्होंने उसको इंपॉर्टेंस नहीं देके फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि रीजनल क्या होगा, हर रीजन में अगर अलग लैंग्वेज होगी तो रेवोल्यूशनरीज के लिए ये डिफिकल्ट होगा कि वो हर एक रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ की लैंग्वेज बोल के लोगों को हम कह सकते हैं अवेयर करें। तो उन्होंने एक फ्रेंच, एक कॉमन लैंग्वेज डिसाइड कर ली कि ठीक है, हम फ्रेंच में ही जो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. Okay, so यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे फ्रेंच जो लोग हैं या फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने ये डिसाइड किया था कि हम मतलब हम ना सिर्फ फ्रांस को लिबरेट करेंगे, फ्रांस को फ्रीडम दिलाएंगे, बल्कि हम बाकी जो कंट्रीज़ है यूरोप की, उनको भी हम एब्सोल्यूट मोनार्की से फ्रीडम दिलाएंगे, ठीक है। क्लियर है। सो इनका जो मोटिव था वो क्या था, फ्रीडम चाहिए उन्हें, किससे, एब्सोल्यूट मोनार्की से। और ना सिर्फ फ्रांस को फ्रीडम दिलाना चाहते थे वो, बल्कि दूसरी जो कंट्रीज है यूरोप की, उनको भी फ्रीडम दिलाना चाहते थे, और एक अच्छे गवर्नमेंट की, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत करना चाहते थे, ओके। नाउ when the news of the events in France reached the different cities of the Europe, students and the other members of educated middle class began setting up जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशनरी क्लब्स, जहाँ पे वो लोगों को हम कह सकते हैं रिवोल्ट करने की प्लानिंग करते थे, ठीक है, और लोगों को अवेयर करने की प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी कंट्री को फ्रीडम दिला सकते हैं, ओके। तो यानी कि हम कह सकते हैं अब फ्रांस से क्या हो रहा है, यूरोप की दूसरी कंट्रीज या दूसरी सिटीज़ भी हैं जो वो इंस्पायर्ड हो रही है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो इन माइंड दैट इंडिया में भी जो इंडिपेंडेंस हुआ था, या इंडिया के भी कुछ रेवोल्यूशनरीज है, जैसे कि तांत्या तोपे हो गए, और हमारे जो सोशल रिफॉर्मर है राजा
राम मोहन रॉय है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन से और फ्रांस में जिस तरीके से लोगों ने अपने कंट्री को फ्रीडम दिलाया था उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। वहाँ से इंस्पायर होके इंडिया के रेवोल्यूशनरीज ने सोचा कि जब फ्रांस अपने कंट्री को जब फ्रांस इंडिपेंडेंस पा सकता है, ठीक है, तो हम क्यों नहीं, क्यों इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ना सिर्फ यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को इंस्पायर किया, बाकी उसके अलावा एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया, ठीक है, फ्रीडम लेने के लिए, फ्रीडम एक्वायर करने के लिए। ओके, सो their activities and the campaigns prepared the way for the French armies which moved into the Holland, Belgium and Switzerland and much of Italy in 1790s। ओके, और उनकी जो एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स जो है उन्होंने उस तरीके से प्रिपेयर किए और उन्होंने इस तरीके से हम कहते हैं प्रिपेयर किया और एक रास्ता, एक गाइडेंस दिया कि फ्रेंच आर्मी जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में, देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फ्रेंच के जो हम कह सकते हैं फ्रेंच जो रेवोल्यूशनरीज है उनका मोटिव ये नहीं था कि सिर्फ हाँ ठीक है हम फ्रांस को फ्रीडम दिला के हम फ्री, उनका ये मोटिव था कि नहीं, हम अपना जो कॉन्टिनेंट है यूरोप में जो बाकी कंट्रीज उनको भी हम फ्रीडम दिलाएंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज जो है वो फ्रांस से बाकी हॉलैंड, बेल्जियम और बाकी सिटीज़ में भी मूव होना शुरू हो गई, ठीक है। विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। तो इस तरीके से यानी कि अब देखो रिवोल्ट की शुरुआत हो गई है, ठीक है, अब लोगों में समझ में आने लग गई है। देखो 1857 इंडिया की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे के इंसिडेंट के बाद से फ्रीडम स्ट्रगल जो है इंडिया को लिबरेट कराने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल चलते ही रहे, वो कभी स्टॉप नहीं हुए, ठीक है। यानी कि बंगाल में जो हुआ था, बंगाल से वो फ्रीडम स्ट्रगल आपका उत्तर प्रदेश के कुछ सिटीज़ में, राजस्थान में स्प्रेड हुआ, साउथ में स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो एक जो हम कह सकते हैं एक बार जो शुरू हुआ वो फ्रीडम मूवमेंट पूरी तरीके से पूरे कंट्री में फैल गया और फाइनली उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंट करा के ही दम लिया। क्लियर है। सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो अब्रॉड यानी कि दूसरे देशों में भी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। कौन? फ्रेंच आर्मीज। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट अ फ्रेंच, नेपोलियन बोनापार्ट आपने सुना होगा ये नेम, ठीक है। अ फ्रेंच मिलिट्री जनरल वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स। ओके, नेपोलियन बोनापार्ट कौन है? अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रांस को फ्रीडम दिलाने में, ठीक है। He was a French military general, ठीक है, एंड द फर्स्ट एम्पर ऑफ द फ्रांस। उसने वैसे फर्स्ट एम्पर उसने अपने आप को एक एम्पर डिक्लेयर किया था, डी फैक्टो जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बाय द फैक्ट ऑफ यू कैन से उसने अपने आप को एम्पर डिक्लेयर कर दिया था फ्रांस का, क्योंकि उसको लगा कि मैं ही फ्रांस को क्या है फ्रीडम दिलाऊंगा इन एब्सोल्यूट मोनार्की से। ओके, एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर्स, ठीक है। बाकी जो वर्ल्ड के जो भी हमारे लीडर्स है उसमें भी इनका नाम आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आपने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। ओके, सो चिल्ड्रन इंडिया में क्या है, इंडियन हिस्ट्री में समुद्रगुप्त जो रूलर है, ठीक है, गुप्ता किंग, उसको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट के कंट्रीब्यूशन से कंपेयर किया जाता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की वजह से। हम कह सकते हैं कि ठीक है, जिस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फ्रांस को हम कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी या अपने मिलिट्री स्किल से उसको फ्री करने की कोशिश की थी, तो वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी अपने एम्पायर को फॉरेन इन्वेजन से बचाने की कोशिश की थी। तो दैट इज़ वाई समुद्रगुप्त इज़ नोन एज इंडियन नेपोलियन। ओके, सो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था, आई वॉन्टेड टू टेल यू, सो आई हैव टोल्ड यू। ओके, now Napoleon revolutionized military organization and training, reorganized education system. Okay, अब उसने क्या किया, रेवोल्यूशनलाइज करना यानी कि रिफॉर्म करना शुरू कर दिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में। मिलिट्री में अपने हम कह सकते हैं लॉयल सोल्जर्स को फिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया कि भाई कैसे हम अपने सोल्जर्स को रेडी करें, कैसे हम फ्रीडम फाइटर्स को रेडी करें, ठीक है। रीऑर्गेनाइज द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म किया, ठीक है। इंट्रोड्यूस द सिविल कोड विच गारंटीड द लीगल राइट, सिविल कोड यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया कि क्या क्या लोगों को फॉलो करना है, क्या क्या मेजर्स उनको हम कह सकते हैं फॉलो करते, किस तरीके से बिहेव करना है या क्या क्या टैक्टिक्स लोगों को अपनानी है कि हमें फ्रीडम मिले, ठीक है। विच गारंटीड लीगल राइट्स, और ये जो सिविल कोड उसने बनाया था उसमें लोगों को कॉमन सिटीजन को, फ्रेंच सिटीजन को लीगल राइट्स मिले थे, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ओके, सो ये जो कोड है हम कह सकते हैं बाकी आसपास के एरियाज में, हम दूसरे कंट्रीज में भी हम कह सकते हैं ये एक तरीके से
एक सोर्स बना, लोगों में एक अवेयरनेस आई, ठीक है। सो दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। ओके, सो उन्होंने बिना कोई डर के अपना खुद का कोड जो है वो एस्टेब्लिश किया और लोगों को अवेयर करना शुरू किया और लोगों में एनकरेज, लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए या कंट्री को फ्री करने के लिए एनकरेज करना शुरू किया, ठीक है। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। ओके, उसने अपने अकॉर्डिंग क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए जो एम्पायर बने हुए थे, अब उसने यहाँ पे अपने डिवीजन अपने अकॉर्डिंग जो है स्टेट्स या छोटे छोटे रीजन्स फॉर्म करना शुरू कर दिए। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है चिल्ड्रन, कि फ्यूडल सिस्टम का ये होता है कि जब कोई फार्मर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका जो लीडर होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है, जो उनसे फोर्सफुली हम कह सकते हैं टैक्सेस वगैरह पे करता है, या फिर एक फार्मर अपने लैंड पे ही जो क्रॉप्स ग्रो करता है और वो अपने लीडर का जो उसका हेड होता है फ्यूडल, ठीक है, अपने लॉर्ड को जो टैक्सेस पे करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम। ओके, सो उसने फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म किया एंड फ्रीड पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब फार्मर्स, ओके, फ्रॉम द सेफडम, सेफडम मीन स्लेवरी, ठीक है, बॉन्डेज लेबर भी हम कह सकते हैं कि भाई आप फार्मर्स को अपने ही उनके भी लैंड पे फोर्सफुली काम करवा रहे हो, फिर उनसे टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा वसूल रहे हो, तो इसको पूरी तरीके से उन्होंने पेजेंट्स को इन क्लचेस से, ये जो स्लेवरी है उससे फ्री किया। एंड मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं, फीस दैट पेजेंट्स ओ टू द नोबल्स हु इज देयर लैंडलॉर्ड। ओके, वो फीस जो उनको देनी पड़ती है, यानी कि वो टैक्सेस तो दे रहे हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं कि वो बाकी जो है वो सारी चीज़ें भी, बाकी मनी भी उनको पे कर रहे हैं, या उनको एक तरीके से लैंड का रेंट भी हम कह सकते हैं जो वो उनको पे करते थे, ठीक है। सो इस तरीके से क्या किया नेपोलियन में, हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ठीक है, और इटली में भी उन्होंने क्या किया, ये जो पेजेंट्स पे जो एट्रोसिटीज होती है उसको ख़त्म किया, अपना एक खुद का सिस्टम क्रिएट किया और उनको ये जो स्लेवरी जो है या फिर इस तरीके की जो ड्यूज उनको देनी पड़ती थी उनको उससे फ्री करवाया। ओके, तो ये सारे एफर्ट्स है जो नेपोलियन ने किए अपने कंट्री के लिए। ओके, now transport and communication systems were improved, peasants, artisan, workers and new businessmen enjoyed a new found freedom, यानी कि अभी उनको जो फ्रीडम मिली है, ठीक है, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया था। बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट, ठीक है, उन्होंने क्या रियलाइज़ करना शुरू कर दिया था कि यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि जो सेम लॉज सारे सिटीजन के लोगों के लिए जो सेम लॉज बने हैं, या जो स्टैंडर्डाइज वेट्स ऑफ द मेजर्स जो हैं, जो वेट्स ऑफ मेजर्स जो उन्होंने अपने क्रिएट किए हैं, एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट, यानी कि ये जो फैक्टर्स है, जो नेपोलियन के कॉन्ट्रीब्यूशन से, एफर्ट से ये जो चीज़ें उन्हें देखने को मिली है, उसकी वजह से क्या फैसिलिटेट हुआ, फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कैपिटल मीन्स मनी, ओके, फ्रॉम वन रीजन टू दी अनदर। तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि देखो फ्रीडम तो कहीं ना कहीं मिल ही रहा है, वो फ्रीडम की तरफ टूवर्ड जा ही रहे हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेसमैन है या जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक या हम कह सकते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी हुए हैं कि वो बहुत ईजिली अपने जो है गुड्स और कैपिटल को दूसरे कंट्रीज़ के साथ में या दूसरे रीजन के साथ में ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you so much for watching my video. So children, this chapter is bit long, so I have made few parts. I have recorded this chapter in 3 parts, 3 or 4 parts, so that it is easy for you to understand. Okay, so please like, share and subscribe to my channel. I will meet you in the second part of this video. Till then, bye, take care.